Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 8th सोशल साइंस एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका आज हम पार्ट 4 डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 4 वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से हमने पार्ट 3 को छोड़ा हुआ था। पार्ट 3 हमारा ख़त्म हुआ था कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था, थर्ड कर्नाटक वॉर जो था, वहाँ पर हमारा पार्ट 3 खत्म हुआ था। आज हम देखेंगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल कि ब्रिटिश ने बंगाल को कैसे कन्क्वेस्ट किया। कन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कन्क्वेस्ट के साथ साथ ठीक है कि ब्रिटिश की जो सत्ता थी वो स्थापना कैसे हुई बंगाल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि अलीवर्दी खान बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1740। इस 1740 में अलीवर्दी खान जो थे वो बंगाल के नवाब बनाए गए। ठीक है, ही वॉज एन एबल एंड डिप्लोमेटिक रूलर्स की एबल के साथ साथ वो डिप्लोमेटिक थे, यानी वो अंग्रेजों की रणनीतियों से कैसे बचना है इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते थे। डिप्लोमेटिक को कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। ही डिसलाइक्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंग्लिश की अंग्रेज़ों की जो भी एक्टिविटी थी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही वॉज अगेंस्ट द बीसीजिंग ऑफ कैलकाटा बाय द ब्रिटिश की जिस तरीके से ब्रिटिश जो थे, बीसीजिंग का मतलब होता है घेराबंदी जो कर रहे थे कैलकाटा की, ताकि आने वाले समय वो कैलकाटा को जीत कर वहाँ पर अपना ट्रेड टैक्स फ्री कर सकें। ठीक है, तो वो भी उनको पसंद नहीं था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, ही डाइड इन 1756 में उनकी डेथ हो गई। सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, उसके बाद सिराज उद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। ठीक है, शौकत जंग द सन ऑफ घसीटी बेगम एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अलीवर्दी खान हिमसेल्फ वांटेड टू बी नवाब एज ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम दीवान राजबल्लभ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो शौकत खान की जो बड़ी लड़की थी घसीटी बेगम, उनका जो क्या बोलते हैं, अलीवर्दी खान की जो बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, उनका जो लड़का था शौकत जंग, वो भी नवाब बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन उसको जो सपोर्ट था वो दीवान राजबल्लभ का सपोर्ट प्राप्त था उनको। ठीक है, कि वो सपोर्ट कर रहे थे उनको नवाब बनने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे कि मीर जाफ़र द ब्रदर इन लॉ ऑफ अलीवर्दी खान एंड आर्मी चीफ ऑल्सो वांटेड टू बी कम द नवाब, और एक और नवाब बनने के लिए तैयार है। मीर जाफ़र जो कि अलीवर्दी खान का क्या था, अलीवर्दी खान का सिस्टर, जिसको ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या था कि आर्मी का चीफ भी था, वो भी नवाब बनना चाहता था। ऑल दीज अंडर ब्रिटिश पैट्रोनेज वर फैनिंग कॉन्स्पेरेसीज। ठीक है, ये सारे जो लोग थे जो नवाब बनना चाहते थे, ये सारे के सारे इनको ब्रिटिश का पैट्रोनेज था, यानी ब्रिटिशों ने इनको संरक्षण दिया हुआ था और ये वहाँ पर अपनी कॉन्स्पेरेसीज को जन्म दे रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे नवाब के खिलाफ। नवाब सिराज उद्दौला वाज एनॉयड ड्यू टू द फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा बाय द ब्रिटिश। ठीक है, उधर नवाब सिराज उद्दौला वो नाराज़ हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने कैलकाटा का फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी होता है। द ब्रिटिश वर ट्रेडिंग इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस एंड दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द रॉयल ट्रेजरी। ब्रिटिश जो थे वो बंगाल के अंदर टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। इस वजह से जो रॉयल ट्रेजरी था वो खाली होने लगा, यानी जो राजकीय खजाना था वो खाली होता जा रहा था। द ब्रिटिश डिड नॉट गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड गिफ्ट टू नवाब, और साथ में ब्रिटिश जो थे वो नवाब को ना तो रिस्पेक्ट देते थे ना ही कोई गिफ्ट देते थे। इनग्रेज बाय द प्रोवोकिंग एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश। प्रोवोकिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि उकसाने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, ना तो टैक्स देना, ना तो रिस्पेक्ट देना, ना ही कोई गिफ्ट देना। ठीक है, तो इन सब से जो नवाब थे वो नाराज़ हुए और फाइनली उन्होंने क्या किया, नवाब कैप्चर्ड कासिम बाजार फैक्ट्री ऑन जून 4 1756 की 4 जून 1756 को नवाब ने कासिम बाजार को अपने अंडर में ले लिया। नाउ द नवाब वाज ऑन हिज वे टू कैलकाटा, और नवाब कलकत्ता पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। तो वहाँ पर जो गवर्नर थे उस समय ठीक है, ड्रैक, तो वो कलकत्ता को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया किनके साथ, विद ट्रेडर्स वुमेन एंड चिल्ड्रंस, यानी जो व्यापारी थे उनके बच्चे थे और औरतें जो थी उनके साथ उन्होंने कलकत्ता छोड़ लिया। और फाइनली 22 जून ऑफ 1756 को नवाब ने कलकत्ता को भी अपने कैप्चर में ले लिया। नाउ द नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी का मतलब बेटा संधि होता है। ठीक है, संधि यानी मित्रता, या फिर यहाँ पर कुछ OMUs जो होते थे वो साइन कराए जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या कि आफ्टर द फॉल ऑफ कैलकाटा रॉबर्ट क्लाइव लेड एन आर्मी टू बंगाल, कि जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि कलकत्ता उनके हाथ से निकल गया, वो अपनी आर्मी लेकर कलकत्ता की तरफ बढ़े। क्लाइव इन अ स्मॉल वॉर इन 1757, वहाँ छोटी सी लड़ाई हुई। ठीक है, बंगाल के नवाब के साथ
एंड रिकन्क्वेयर्ड कलकत्ता एंड द नवाब वाज डिफीटेड, और नवाब को हार का सामना करना पड़ा और रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को रिकैप्चर्ड कर लिया, रिकन्क्वेयर्ड कर लिया इन द वार। एंड द ब्रिटिश कंपेल्ड द नवाब टू कंसीडर टू देयर डिमांड्स, और ब्रिटिश जो थे उन्होंने कंपेल्ड किया, मजबूर किया नवाब को उनकी मांगों को मानने के लिए। यहीं पर हुई थी अलीनगर की ट्रीटी कि अलीनगर में कुछ समझौते किए गए, कुछ डिमांड्स रखे गए नवाब के सामने जिनको नवाब को मानना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है कि विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ अलीनगर मोस्ट ऑफ द इंग्लिश डिमांड्स वर फुलफिल्ड बट दे वांटेड टू कंट्रोल बंगाल, कि अलीनगर की ट्रीटी के बाद उनकी बहुत सारी डिमांड्स जो थी वो फुलफिल हो गई थी, लेकिन वो पूरे बंगाल पर कंट्रोल चाहते थे। दे इंडल्ज्ड इन इंट्रिगीज, और इस वजह से वो षड्यंत्र रचने लगे। क्लाइव ऑक्यूपाइड फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर एंड द नवाब कुड नॉट स्टॉप हिम। ठीक है, क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच की जो कॉलोनी थी चंद्रनगर उसको भी अपने कैप्चर में कर लिया, और जो नवाब थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। क्लाइव मेड अ सीक्रेट पैक्ट विथ मीर जाफर हु वाज टू रिप्लेस सिराज उद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, कि इन्होंने मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट पैक्ट किया, एक सीक्रेट समझौता किया, ताकि उस समझौते में क्या था कि सिराज उद्दौला का रिप्लेस करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी प्रीटेक्स्ट फॉर वार वाज रीच्ड, इतना सारा षड्यंत्र रचने के बाद क्या करने लगा, बहाना खोजा जाने लगा कि कैसे हम युद्ध को अंजाम दें और जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला उनको हराया जाए। नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ डिसऑनरिंग ट्रीटी ऑफ अलीनगर एंड सून आर्मी अंडर क्लाइव सेट आउट फॉर मुर्शिदाबाद, और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया नवाब के ऊपर, जब कोई रास्ता नहीं मिला युद्ध करने का तो उन पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि उन्होंने अलीनगर की ट्रीटी को डिसऑनर किया है, तोड़ा है, और इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद की तरफ चल दी है। ठीक है, अ बैटल बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश फोर्स वाज फॉट एट प्लासी ऑन 23 जून 1757। ठीक है, 1757 में ये एक बैटल हुआ जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, प्लासी में, जो कि नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। द मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय द ट्रेटर्स मीर जाफर, राय दुर्लभ एंड यार लतीफ़ डिड नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द बैटल एंड शो द नवाब वाज डिफीटेड। ठीक है, कि जो नवाब की बहुत सारी आर्मी का जो बहुत सारा पार्ट था वो किन के अंडर में था, मीर जाफर, राय दुर्लभ एंड यार लतीफ़, ये सारे के सारे गद्दार थे जो कि नवाब का साथ नहीं दिए, और क्या हुआ फाइनली कि नवाब को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। एंड किल्ड बाय मीरन सन ऑफ मीर जाफर, और जो मीर जाफर का लड़का था मीरन, उन्होंने नवाब की हत्या कर दी। द बैटल ऑफ प्लासी हैड नो इंटरफेस बट इट वॉज अ वार ऑफ इमेंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि यदि हम युद्ध की दृष्टि से देखें तो इसका कोई भी औचित्य नहीं था, कोई भी इंटरफेस नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि इट वॉज अ वार ऑफ इमेंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन इस वार का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। द नवाब बिकेम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, जो मीर जाफर को नवाब बनाया गया तो वो एक पपेट की तरह काम करने लगा। पपेट आप जानते होंगे, ठीक है, दूसरों के इशारों पर चलने वाला। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, और पूरी पॉलिटिकल लाइफ जो थी बंगाल की वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई। द बैटल ऑफ प्लासी पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश टू लूट बंगाल। ठीक है, कि बैटल जो था, प्लासी का बैटल जो था, ठीक है, उनने क्या कर दिया, पेव्ड का मतलब होता है पक्का कर दिया कि ब्रिटिश बंगाल को लूट सकती थी अब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ही अलाउड ब्रिटिश टू ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, और वहाँ जो मीर जाफर जो नए नवाब बने थे उन्होंने ब्रिटिश को क्या अलाउड कर दिया कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा पर। द कंपनी आल्सो गॉट द जमींदारी ऑफ द 24 फरगनास। ठीक है, 24 फरगनास की जमींदारी भी ले ली। फरगना एक ज़मीन के नाम को कहा जाता था। ठीक है, द कंपनी रिसीव्ड द राइट टू मिंट कॉइन एट इन कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता के अंदर उनको क्या मिल गया, कॉइन मिंट करने का भी राइट्स दे दिया गया। द बैटल ऑफ प्लासी प्रूव्ड डिसीव्स एज कंट्रोल ऑफ बंगाल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, कि बेसिकली क्या हुआ कि जो प्लासी का युद्ध था, कंपनी को क्या कर दिया, बंगाल की सत्ता ही सौंप दी गई। ठीक है, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद हम देखें इनडायरेक्टली तौर पर जो कंपनी थी वो बंगाल पर राज करने लगी। नाउ द नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है बैटल ऑफ बक्सर 1764। एक और बैटल होता है जो कि बक्सर में हुआ, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहा गया, जो कि 1764 में हुआ। देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द कंपनी यूज्ड मीर जाफर
एज अ गोल्डन शैक। गोल्डन शैक, शैक का मतलब होता है बोरा, ठीक है, और गोल्डन का मतलब सोने। कि बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ने मीर जाफर को किस तरीके से यूज़ किया, एक सोने के बोरे की तरह से, कि जब आप हाथ डालें तब आप जितना चाहे उतना खजाना निकाल सकते हैं। तो यही लिखा है कि आगे की इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट प्लेजर, कि जब चाहे वो अपना हाथ डाल के खजाना निकाल सकते थे। द ट्रेजरी वाज एम्प्टी, लेकिन बंगाल की ट्रेजरी जो थी वो एम्प्टी, खाली होने लगी। द डिमांड्स ऑफ कंपनी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन कंपनी की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। द ऑफिशियल्स एंड देयर एजेंट एक्सप्लॉटेड पीएसेंट एंड क्राफ्ट्समैन and force them to sell their goods at cheaper rate and thus made huge profit। ठीक है, कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो पेशेंट्स थे, क्राफ्ट्समैन को एक्सप्लॉइटेड करने लगे, उनका शोषण करने लगे और उनको कंपेल करने लगे, मजबूर करने लगे कि वो अपने गुड्स को चीपर रेट में उनको बेचें, ताकि ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी जो थे, वो ह्यूज प्रॉफिट गेन कर सकें। The Nawab Mir Jafar did not get an opportunity to take decision in favor of his state interest as he was disposed of, and his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab of Bengal। ठीक है, कि मीर जाफर जो थे वो इससे पहले कि कुछ कर पाते, ठीक है, कोई एक्शन ले पाते अपने स्टेट्स यानी अपने राज्य के इंटरेस्ट के लिए कोई एक्शन ले पाते, अंग्रेजों ने उसको डिस्पोज कर दिया और उनका जो सन इन लॉ था मीर कासिम, उनको बंगाल का नवाब बना दिया। Now the next, Mir Qasim realized his position of utter dependence on the British company. He began to consolidate power। ठीक है, जो मीर कासिम थे उनको पता था, ठीक है, कि क्या है कि वो अपने ऊपर से ब्रिटिश के कंट्रोल को कम करना चाहते थे, डिपेंडेंस को कम करना चाहते थे, और इस वजह से क्या किया, उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी शक्तियों को संचित करना स्टार्ट कर दिया। ही डिसमिस्ड लॉयल ऑफिसर्स ऑफ इंग्लिश, और उसने क्या किया, सबसे पहला काम, जो भी इंग्लिश के जो लॉयल ऑफिसर थे, यानी जो चमचे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के या कंपनी के, उनको अपने स्टेट के अंदर से जो भी पोस्ट में थे वो उनको हटा दिया। ही बिल्ट अ न्यू मिलिट्री सेटअप, और एक नया मिलिट्री सेटअप तैयार किया, एंड एबोलिश्ड द कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी हटा दिया, जिसको सीमा शुल्क भी कहते हैं, कि भैया कोई भी आकर व्यापार कर सकता है, वो शुल्क उन्होंने हटा दिया, जिससे बहुत सारी कंपनियां आ सकती थी। तो इससे क्या हुआ, दीज स्टेप प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए तो खतरा हो गया, क्योंकि अब बहुत सारे व्यापारी हो सकते थे। ठीक है, फाइनली इन द बैटल फॉट इन 1763, और एक बैटल लड़ी गई 1763 में, मीर कासिम वाज डिफीटेड बाय द कंपनी फोर्स एंड ही फेल्ड टू अवध। ठीक है, मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा, यही बैटल। और आगे क्या हुआ, 1763 में जो बैटल हुआ था, ठीक है, उसमें मीर कासिम डिफीट हुआ, हारा, और वो भागकर अवध चला गया। द नवाब ऑफ अवध शुजा उद्दौला वाज ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस समय अवध के जो नवाब थे वो शुजा उद्दौला थे, वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, और उन्हीं के शरण में थे शाह आलम, जो कि मुगल एम्परर थे। ठीक है, ये फ्यूजिटिव थे, यानी भगोड़े थे, भागे हुए थे, ये भी भागकर अवध में आए थे। तो शाह आलम द फ्यूजिटिव मुगल एम्परर हैड टेकन रिफ्यूजी इन अवध, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण लेना। ठीक है, द थ्री एलाइज क्लैश्ड विद द कंपनी आर्मी एट बक्सर ऑन 23 अक्टूबर 1764। ये तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाए और बक्सर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी की, ताकि अंग्रेजों की पावर को क्रश कर दिया जा सके, कुचल दिया जा सके। एंड दे वर डिफीटेड, लेकिन वो तीनों हार गए। सिराज उद्दौला एंड शाह आलम इन 1765 साइंड द ट्रीटीज विद क्लाइव, और एक ट्रीटी यानी युद्ध के बाद एक ट्रीटी होती थी बेटा, जहाँ पर कुछ शर्तें जो थी, जीतने वाला जो था वो हारने वाले से मनवाता था। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या ट्रीटी हुई थी। सबसे पहले लिखा कि ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध, इलाहाबाद ट्रीटी। ठीक है, कि ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था, बेसिकली ये नवाब, अवध के नवाब के साथ हुआ था। देखिए इस ट्रीटी पे क्या क्या था, तो लिखा कि द इंग्लिश साइंड अ ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765। ये डेट्स आप याद रखें कि अगस्त 1765 में ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद में, जो कि अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच में हुई थी। उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है द इंग्लिश वर टू गेट ₹50 लाख एज कंपनसेशन फॉर वार एंड अवध वॉज टू बी रिटर्न टू द नवाब। कि अंग्रेजों ने क्या डिमांड रखी कि आप हमको 50 लाख दीजिए कंपनसेशन के रूप में, कि युद्ध का जो कंपनसेशन है, हार जाना है, उसके रूप में आप हमको 50 लाख दीजिए, बदले में हम अवध आपको वापस कर देंगे। सेकेंड नंबर पर है नवाब ऑफ अवध कंसीडर्ड इलाहाबाद, कड़ा एंड एडजॉइनिंग एरिया टू मुगल एम्परर शाह आलम। कि अवध के नवाब से जो इलाहाबाद के पास का जो एरिया था कड़ा, और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज थे वो हटाकर, उनसे छीन कर जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, उनको दिया गया। थर्ड नंबर पर यहाँ लिखा है कि द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनार फोर्ट। लेकिन चुनार फोर्ट पर ब्रिटिश ने अपना पूरा कंट्रोल रखा।
4th नंबर पर है द ब्रिटिश वर टू हैव द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ अवध, की अवध की टेरिटरी में ये डिमांड रखी ब्रिटिश ने कि वो ट्रेड करेंगे लेकिन टैक्स फ्री करेंगे। नाउ द नेक्स्ट जो था ट्रीटी विथ मुगल एम्पर शाह आलम, और शाह आलम के साथ भी एक ट्रीटी की गई। तो ये वही है वहाँ पर जहाँ पर लिखा कि कड़ा, इलाहाबाद एंड एडजॉइनिंग एरिया वर टेकन फ्रॉम नवाब ऑफ अवध एंड हैंडेड ओवर टू मुगल एम्पर, कि इनसे ये बोला गया कि हम अवध के जो नवाब है उनसे कड़ा, इलाहाबाद और जो उसके आसपास की एरिया है वो लेकर आपको दे देंगे। सेकेंड नंबर पर है द कंपनी एग्रीड टू पे ₹26 लाख एवरी ईयर टू द मुगल एम्पर, और कंपनी ने बोला कि हम आपको 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में हर साल देंगे। फ्रॉम शाह आलम द मुगल एम्पर द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि इसके बदले, ठीक है, मुगल बादशाह से उन्होंने क्या ले लिया, राइट्स किस चीज़ का ले लिया, दीवानी राइट्स का अधिकार ले लिया, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है दस मुगल एम्पर बिकम आ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द इंग्लिश कंपनी, की इस तरीके से क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे वो एक वर्चुअल प्रिजनर हो गए। ठीक है, वर्चुअल प्रिजनर का मतलब कहना चाहिए बेटा आश्रित, कि बिना जेल में बंद हुए कैदी के रूप में थे। ठीक है, कि ये आश्रित हो गए इंग्लिश कंपनी की तरफ से। ठीक है, कि उनके दिए हुए पैसों पर ये जीवित थे। ठीक, द अलायंस विद अवध क्वेल्ड कंपनीज फियर फ्रॉम मराठास अटैक, कि अब क्या हुआ कि जैसे अवध से उनकी जो मित्रता हुई, अलायंस हुई, उनकी वजह से क्या हुआ कि जो मराठों का आक्रमण था, कि मराठा जो ब्रिटिश पर आक्रमण करते थे वो डर खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो मराठा थे वो अवध के मित्र थे, तो मराठा अब ब्रिटिश पर अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि अवध के साथ उनकी संधि हो चुकी थी। इन द मीन टाइम, और इसी टाइम क्या हुआ कि मीर जाफर एंड हैड अगेन बीन मेड नवाब ऑफ बंगाल, और मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो जो पार्ट नंबर 5 होगा वो नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, और 2 पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।